कॉन्सेप्ट देख लेंगे। ये जो हिंदी में इसको सामंतवाद बोलते हैं, क्लियर है? ये फ्यूडलिज्म का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसका बेसिक मैं बता देता हूँ। जब अगर अपन एंशियंट टाइम में देखें ना, तो उस टाइम जैसे ये सिल्क रूट है, ये सिल्क रूट जो था वो इंडियन सिटीज के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। होता क्या है कि ये रोमन एम्पायर जो था ये एंशियंट टाइम में बहुत ही ज्यादा फ्लरिश कर जाता। इसका इकोनॉमी बहुत बड़ा था। इसको इवन यहाँ पे जो मतलब अगर हम लोग देखें, ये इंडोनेशिया वगैरह हो गया या साउथ इंडिया हो गया, ये सब जगह पे जो स्पाइसेस पाए जाते थे इसका बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट था। फिर इंडियन रीजन में इधर जो सिल्क वगैरह का प्रोडक्शन होता था, ये चाइना वगैरह में जो सिल्क का प्रोडक्शन होता था, ये सिल्क का भी रिक्वायरमेंट जो था ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा था। क्लियर है? तो ये सिल्क का रिक्वायरमेंट की वजह से क्या हुआ कि जैसे सपोज कर लो इंडिया का ये वाला रीजन जो है यहाँ से सिल्क वगैरह जा रहा है, तो ये एक ट्रेड रूट हो गया जो यहाँ पे ऐसे जाकर के ज्वाइन कर जाता है ये एंशियंट सिल्क रोड को। फिर जैसे यहाँ पे मान लो यहाँ से ये स्पाइसेस वगैरह भी है, ये भी स्पाइसेस वगैरह या तो यहाँ से जाता था या फिर ये स्पाइसेस साउथ इंडिया से होते हुए साउथ इंडिया में भी जो स्पाइसेस पाए जाते हैं वो सब मिल करके ऐसे ज्वाइन किया जाता है। इसको स्पाइस आइलैंड बोलते हैं, ये जो इंडोनेशिया मलेशिया वाला रीजन है। क्लियर है? अब ये हो क्या जाता है, ये जो ट्रेड रूट बन रहा है ना, इस ट्रेड रूट बनने की वजह से क्या होता है, जैसे देखो जहां पे भी अगर हाईवे वगैरह होता है, तो उस जगह पे अपने आप शहर वगैरह या मार्केट वगैरह डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे होटल्स खुलना स्टार्ट हो जाएगा, शॉपिंग मॉल्स वगैरह खुलना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जो ट्रेड रूट होता है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में भी बहुत रोल प्ले करता है। और ऐसा नहीं है कि अगर ये इंडोनेशिया वगैरह से अगर स्पाइसेस वगैरह जा रहा है, तो जो ट्रैवलर्स थे वो रास्ते से और कुछ परचेज नहीं करते थे। जैसे इंडिया में मान लो कि अगर बंगाल वाला रीजन है, यहाँ पे कुछ फेमस है तो यहाँ से कुछ पिक कर लिए। अगर मान लो बिहार या यूपी के पास जा रहे, बिहार का मखाना पिक कर लिया, यूपी के पास कुछ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज है, कानपुर वगैरह का लेदर वगैरह हो गया, ये सब पिक करते करते ये सब चीजें भी रोमन एम्पायर में ऐसे जाता था। इतना ज्यादा जाता था कि एक टाइम पे ऐसा कहा जाने लगा कि जो रोमन एम्पायर है इसके पास मतलब इसका जो गोल्ड है वो पूरा खत्म हो जाता। क्योंकि ये जो भी गुड्स एंड सर्विसेज जो परचेज करते थे इंडिया से या चाइना वगैरह से, ये सिल्क रूट के थ्रू, उसके थ्रू हो क्या रहा था कि इन्हें बदले में गोल्ड देना पड़ता था। तो इंडिया में क्या हो जाता, गोल्ड का कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा था। और ये गोल्ड का जो कंसंट्रेशन बढ़ रहा था जिसकी वजह से इंडियन एम्पायर्स बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। ये हम लोग को देखने को भी मिलता है। इवन जो हम लोग आगे चल के देखते हैं ना बाद में, कि यहाँ पे जितने भी मतलब हम लोग को जो ये महाजनपद वगैरह देखने को मिलता है, वो सारा ये कहीं ना कहीं ट्रेड रूट के आसपास से मिलेगा। वैशाली हो गया, मगध हो गया, वृद्धि हो गया, ये सब कुछ सब इधर ही मिलेगा। ये जो जंक्शन पॉइंट है, ये जंक्शन अवंती पर होता है, जो उज्जैन वाला पोर्शन है। इधर साउथ इंडिया में अस्मक होता है। ये सब हम लोग एंशियंट इंडिया में पढ़ेंगे। अभी मेरा पर्पस बस ये बताना है कि इसकी वजह से जो है गोल्ड का जो नेट जो गोल्ड है वो पूरा का पूरा इधर रोमन एम्पायर से, रोमन एम्पायर के थ्रू इंडिया में आ रहा था गोल्ड, और चाइना वगैरह में जा रहा था। अब इंडिया में जब गोल्ड वगैरह बहुत ज्यादा आ रहा था, इवन इंडिया का जो इकोनॉमी है एग्रीकल्चरल इकोनॉमी वो भी बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रहा था। तो उसकी वजह से इंडिया जो है मतलब इसका इकोनॉमी बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और जब इकोनॉमी भी किसी भी एम्पायर का पावरफुल होता है तो उसका आर्मी भी पावरफुल होता है, उसके पास इनफ टैक्सेशन होता है, वो एम्पायर का साइज भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि अगर आर्मी पावरफुल है तो वो अपने आप एक्सपेंड करेगा, तो एम्पायर का साइज भी बहुत ज़्यादा बड़ा देखने को मिलता है, जो हम लोग को मौर्यस एम्पायर वगैरह में देखने को मिलता है। क्लियर है? लेकिन अब क्या होता है, एक टाइम आता है जब ये रोमन एम्पायर जो है ना ये फॉल करना स्टार्ट होता है। इवन इन लोग को रियलाइज होना स्टार्ट होता है कि यहाँ से जो गोल्ड है उसका ड्रेन हो जाए इंडिया चाइना या फिर ये सब जो इंडोनेशिया वगैरह कंट्रीज है ये सब में ड्रेन हो जाए। तो वो क्या करते हैं, इंडिया से मतलब जो स्पाइसेस वगैरह ये सब है वो सब खरीदना बंद करना स्टार्ट कर देते हैं, बहुत लिमिटेड एक्सटेंड पे खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। इवन वो सारे हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह जो है उन चीज़ों को मतलब कोशिश करते हैं कम से कम परचेज करें इंडिया वगैरह से चाइना वगैरह से। तो जिसकी वजह से क्या होता है, अब ये जो इंडिया वाला रीजन है जहाँ पे गोल्ड का इनफ्लो हो रहा था ये रोमन एम्पायर से, ये इनफ्लो होना बंद हो जाता है। अब जब गोल्ड का इनफ्लो होना बंद होगा तो अब इतना जो बड़ा एम्पायर ये पूरा जो मतलब मगध के टाइम हम लोग को ये पूरा ये जो एम्पायर दिखते हैं मौर्यज एम्पायर, इसको सस्टेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसीलिए देखो अब बाद के जितने भी एम्पायर आएंगे जैसे गुप्तास वगैरह हो गया, पोस्ट गुप्तास वगैरह हो गया, हर्षवर्धना का एम्पायर, ये सब जो हो गया, ये सब एम्पायर में क्या अब इन लोगों के पास गोल्ड का क्वाइंस बहुत ज्यादा नहीं है।
जो एम्प्लॉयज़ है, जो सोल्जर्स है, जो नोबल्स हैं, मंत्री वगैरह लोग हैं, उन लोग को सैलरी तो देना है। अब सैलरी कैसे दिया जाएगा? सैलरी तो मतलब कैश में ही दिया जाता था। अब ये कैश इन लोग के पास बहुत ज़्यादा है नहीं, तो अब क्या करेंगे? तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है फ्यूडलिज़्म का, क्लियर है? जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? सामंतवाद। सामंतवाद या फ्यूडलिज्म में अब क्या किया जाता है, जैसे ज़मीन का कोई टुकड़ा मान लो, एक छोटा-सा टुकड़ा है, ये छोटा-सा टुकड़ा क्या दिया गया, किसी एक मंत्री ए को दे दिया गया। ये कोई टुकड़ा ज़मीन का जो है, ये मंत्री बी को दे दिया गया। यही उन लोग का सैलरी है, मतलब अब ये जो टुकड़ा ए जो है, यहाँ से जो भी टैक्स का वसूली होगा, वो इस मंत्री ए के पास अपने आप चला जाएगा और वो मंत्री जो है उस टैक्स का वसूली करेगा और बाकी जो हिस्सा है वो मतलब जो भी किंग है, उस किंग को दे देगा। तो इस तरीके से जो है मतलब हम लोग को देखने को मिलता है क्या कि जो सैलरी पहले कैश में दिया जाता था, इ ये जो है कैश की जगह अब कहाँ पे शिफ्ट हो गया? लैंड ग्रांट्स में शिफ्ट हो गया। क्लियर है? मतलब ज़मीन का हिस्सा ही दे दिया जा रहा है कि वहाँ से आप टैक्स का वसूली करो और बदले में जो होगा वो कुछ हिस्सा यहाँ के नोबल्स रखेंगे, जिसको हम लोग फ्यूडल लॉर्ड्स बोलते थे। क्लियर है? और बाकी हिस्सा जो है वो किसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता था? किंग को ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। और यहाँ से अब क्या हुआ कि ये जो फ्यूडल लॉर्ड्स है, ये धीरे-धीरे मतलब काफ़ी क्योंकि ये जो ज़मीन है ना, ये ज़मीन पे पावर किसका है? इस ज़मीन पे पावर जो है कहीं न कहीं ये फ्यूडल लॉर्ड्स वग़ैरह का है, ये वाला जो हिस्सा दिया गया है। तो ये फ्यूडल लॉर्ड्स धीरे-धीरे खुद को किंग कहने लग गए कि हम लोग किंग हैं इस एरिया के। इसीलिए अगर ये राजा हैं, तो इसलिए देखो गुप्ता एम्पायर में जो राजा वग़ैरह होते थे, उन लोगों को क्या कहा जाने लगा? महाराजा धीराज, क्लियर है? इस टाइप का टाइटल दे दिया जाने लगा क्योंकि राजा तो बहुत सारे छोटे-छोटे जितने भी फ्यूडल लॉर्ड्स हैं वो सब अपने-अपने एरिया के राजा हैं। ये सब अपना-अपना एक छोटा-सा आर्मी जो है वो बना के चलते हैं और ये सारा अपना आर्मी जो है वो किसको सपोर्ट करते हैं? किंग को सपोर्ट करते हैं, जो भी किंग जो है वो बड़ा युद्ध लड़ेगा तो। तो ये जो है अब इसकी वजह से क्या हुआ है? इसकी वजह से कहीं न कहीं जो फ्यूडलिज़्म है वो डेवलप होना स्टार्ट हो गया। जो फ्यूडल लॉर्ड से छोटे-छोटे किंग्स डेवलप होना स्टार्ट हो गए। जो पहले मौर्यस वगैरह के टाइम में या इनिशियल गुप्ता पीरियड वगैरह के टाइम में जो पूरा एक सेंट्रलाइज़्ड इकोनॉमी था, ये सेंट्रलाइज़्ड इकोनॉमी कहीं न कहीं डिसेंट्रलाइज़्ड होना स्टार्ट हो गया। मतलब विकेंद्रीकरण होना स्टार्ट हो गया। क्लियर है? और ये चीज़ हम लोग को आगे जाकर के क्या दिखेगा कि जैसे ही जो सेंट्रल एम्पायर है वो वीक होगा, तो छोटा-छोटा बहुत सारा एम्पायर्स बनना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारे छोटे-छोटे एम्पायर्स बनेंगे। इसीलिए देखो गुप्ता पीरियड के बाद, खास करके हर्षवर्धन के बाद जो है, हम लोग को देखने को मिलता है कि इंडिया में जो है मल्टीपल किंगडम्स थे, बहुत ही सारे किंगडम्स। अगर मैं मतलब मैप दिखाऊँ, तो यहाँ पे अगर मैप देखो ये कितना सारा छोटा-छोटा किंगडम्स है। क्लियर है? ये तो मतलब फिर भी ये वो किंगडम्स है जो काफ़ी फ़ेमस है। बहुत सारे किंगडम्स तो ऐसे थे जो छोटे-छोटे फ्यूडल लॉर्ड्स थे, ये बहुत ही छोटे-छोटे थे। ये सारे फ्यूडल लॉर्ड्स क्या होते हैं बाद में अपने आप को इंडिपेंडेंट कर देते, खुद का डायनेस्टी वगैरह बना देते हैं। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर मेडिवल इंडिया में मतलब ऐसा क्या होता है कि मतलब इतने बड़े-बड़े एम्पायर जब एंशिएंट इंडिया में थे, मौर्यास, गुप्तास वगैरह, तो उसके बाद इतने छोटे-छोटे एम्पायर स्टार्ट हो जाते हैं। क्लियर है? ये सब चीज़ जो है हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो। अभी मेरा बस ये मकसद बताना था कि जब हम लोग मेडिवल इंडिया का हिस्ट्री जब स्टार्ट कर रहे हैं मध्यकालीन भारत का, तो स्टार्टिंग जो है अभी यहाँ का सिनेरियो कैसा है? यहाँ का सिनेरियो अभी कुछ ऐसा है कि यहाँ पे फ्यूडल लॉर्ड्स बहुत सारे हैं। फ्यूडलिज़्म पूरा भरा पड़ा है, सामंतवाद भरा पड़ा है। क्लियर है? ये चीज़ ध्यान में रखना है। फिर देखो एक और जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मेडिवल इंडिया का हिस्ट्री को समझने के लिए ज़रूरी है, ये फ्यूडलिज़्म का कॉन्सेप्ट आई होप सबको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो बताना, क्लियर है? देखो, यहाँ पे अब जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, वो है इंडिया का फिलॉसफी जो है लिव एंड लेट लिव का फिलॉसफी, क्लियर है? लिव एंड लेट लिव का फिलॉसफी कि जियो और जीने दो। इंडिया का जो फिलॉसफी अगर देखोगे तो ये इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा अमल करता है कि इंडियन एम्पायर जो है, वो कभी भी जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ये इसके बाहर जाकर के कहीं अटैक वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं करते। कुछ एक्सेप्शंस ऐसा देखने को मिलता है जैसे मतलब कांधार वगैरह में एक्सपेडिशन किया जाता है या फिर ये वाला जो एरिया है जो इंपीरियल चोलास हैं वो इन सारे साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज़ में जाकर के अटैक करते हैं। ये कुछ एक्सेप्शंस हैं बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंडिया जो है इंडियन रूलर्स जो थे वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बाहर जाकर के कोई ऐसा मेजर एक्सपेडिशन या फिर मतलब कोई ऐसा अटैक वगैरह या एरिया कैप्चर करने का कोशिश नहीं करते हैं। और इसी को हम लोग बोलते हैं लिव एंड लेट लिव का फिलॉसफी। इसके पीछे रीज़न क्या है मैं बता देता हूँ। देखो ऊपर में यहाँ पे नॉर्थ में क्या है ये वाला पोर्शन पूरा हिमालय है।
हिमालय को पार करना बहुत डिफ़िकल्ट था इंडिया में। इधर अगर हम लोग देखा जाए देखें नॉर्थ ईस्ट में तो ये बहुत ही ज़्यादा घना जंगल है, डेंस फॉरेस्ट है। इस जंगल को भी पार करना बहुत डिफ़िकल्ट था। जो ये सदर्न पोर्शन में अगर हम लोग देखें तो इधर नेवी है, क्लियर है? सॉरी मतलब इधर जो है ये हमारा ओशियन्स है। इंडिया का नेवी पे बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट नहीं था, जिसकी वज़ह से इंडिया जो है मतलब नीचे कहीं ऐसा नहीं जाता एक्सपेडिशन करने के लिए। तो बच गया अब केवल ये वाला रूट, कि ये रूट से ही इंडिया बाहर वाले वर्ल्ड से कनेक्टेड था। बट फिर भी अब ऐसा देखने को मिलता है कि बाहर से ही लोग इंडिया पे आक्रमण कर रहे हैं, इंडिया के लोग बाहर जाकर के आक्रमण नहीं कर रहे। उसके पीछे रीज़न ये था कि ये वाला जो एरिया है ना, ये पूरा एरिया, ये थोड़ा रेगिस्तान वाला एरिया टाइप है, डेज़र्ट एरिया टाइप है। इवन अगर जहाँ पे डेज़र्ट नहीं पे भी है, उस जगह पे क्या है कि एग्रीकल्चरल लैंड इस रीजन में हम लोग को ये पूरा जो रीजन है यहाँ पे, ये पूरा रीजन जो है इधर हम लोग को एग्रीकल्चरल लैंड देखने को वैसा खास नहीं मिलता है। बहुत ज़्यादा खेती वगैरह इधर नहीं होता था। तो इंडिया का जो ज़मीन इधर का ये जो ज़मीन है, ये बहुत ही फर्टाइल ज़मीन है। अब अगर सपोज़ कर लो इधर ये युद्ध करते भी हैं, तो उस टाइम इकोनॉमी का मतलब ही क्या था? इकोनॉमी मतलब कितना ज़्यादा किसके पास एग्रीकल्चरल लैंड है, प्रोडक्टिविटी है। तो युद्ध लड़ना और युद्ध लड़ने के बाद एक ऐसा ज़मीन के लिए इतना युद्ध में पैसे को खर्च करना, जिससे बदले में मुनाफ़ा बहुत कम होगा, तो ये इंडियंस के लिए हमेशा एक घाटे का सौदा था। क्योंकि इंडिया के पास हमेशा मतलब फर्टाइल लैंड था, तो जो भी इंडियन रूलर्स थे, वो अपना जो एक्सपेडिशन करते थे, या तो वो ईस्टवर्ड करते थे या तो साउथवर्ड करते थे, क्योंकि एग्रीकल्चरल लैंड जो था वो इधर ही था, इधर उन्हें नहीं मिलता था। और बाकी जो है चाइना की तरफ जा नहीं सकते थे, हिमालयस की तरफ, इधर जंगल था, इधर सी था, क्लियर है? तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि आगे जब हम लोग देखेंगे कि जितने भी इंडियन रूलर्स थे, उनका एक्सपेडिशन हम लोग को किधर देखने को मिलेगा, या तो इस साइड देखने को मिलेगा या तो इस साइड। इधर एक्सपेडिशन बहुत कम देखने को मिलता है, क्लियर है? और अगर देखने को भी मिलता है, तो वो इसलिए देखने को मिलता है ताकि ऊपर से एक्सपेडिशन को ऊपर में कोई बहुत पावरफुल किंगडम है, तो उसके लिए बफर ज़ोन वगैरह क्रिएट किया जाए, इस मकसद से देखने को मिलता है। रूल करने के मकसद से देखने को बहुत ज़्यादा अपन को नहीं मिलता है। तो ये जो हमारा था, ये हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट था जो समझना ज़रूरी था, लिव एंड लेट लिव का फिलॉसफी, क्लियर है? देखो तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बता देता हूँ कि ये जो मेडिवल हिस्ट्री हो गया, जो भी हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, ये हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से। देखो हिस्ट्री ऐसे इमोशनल होकर के नहीं पढ़ना है अपन को, या मतलब किसी को भी नहीं पढ़ना चाहिए, मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कि मतलब अंग्रेज आए और अंग्रेज आने के बाद यहाँ से मतलब ड्रेन ऑफ वेल्थ कर रहे, काफ़ी ज़्यादा यहाँ से सोना संपत्ति लेकर के जा रहे, तो अपन इमोशनल हो गए और जाकर के मतलब पूरा ट्विटर वगैरह पे या सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे जाकर के मतलब युद्ध छेड़ दिए हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया। या फिर सेम अगर अपन देखें कि ऐसा नहीं कि मतलब अगर जो बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स है उसको अगर डिस्ट्रॉय किया गया है, तो उसको लेकर के मतलब अभी सोशल मीडिया पे ये कर लें, या फिर हिंदूज़ टेंपल डिस्ट्रॉय किया गया है, तो इस चीज़ों को लेकर के कर लें। ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे हम लोग को सिर्फ़ और सिर्फ़ ह्यूमन साइकोलॉजी को पढ़ना है कि उस टाइम के लोगों का साइकोलॉजी क्या था, सिचुएशंस क्या था। अपना दिमाग जो है वो जितना ज़्यादा एनालिटिकल हम लोग डेवलप कर सकते हैं, उतना करने का कोशिश करना है। जैसे देखो सिंपल सा चीज़ मैं बता देता हूँ। कि ये हमेशा से स्टोरी रहा है कि कोई एक रीज़न मान लो ये रीज़न ए है, कोई दूसरा रीज़न बी है, क्लियर है? अब ये जो ए रीज़न है, ये रीज़न जब बी पे अटैक करता था, तो ये क्या करता था, बी रीज़न का जो सबसे महत्वपूर्ण धरोहर होता था, जिस चीज़ को लोग बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे, वो ए का जो राजा होता था, वो क्या करता था, वो उस बी को खत्म कर देता था, डिस्ट्रॉय कर देता था। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी अगर मैं बताऊँ, तो जैसे ये देखो ये बुद्धिज़्म का स्टैच्यूज़ वगैरह है। जब मतलब मौर्य साम्राज्य वगैरह के टाइम जब बुद्धिज़्म बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रहा था, और उसके बाद फिर जब मतलब ब्राह्मणिज़्म का जब शासन शासन आया, तो वो जब अटैक करते हैं उन एरियाज़ में, तो वो भी यही काम करते हैं कि जैसे यहाँ पे देखो इन स्टैच्यूज़ वगैरह को क्या किया गया है, मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया गया है ताकि यहाँ पे कोई पूजा ना हो सके। क्लियर है? ये देखने को मिलेगा इस टाइप से। मतलब बहुत सारे स्टैट्यूज़ ऐसे मतलब अनगिनत गूगल पे मिल जाएँगे जिसको डिस्ट्रॉय किया गया है। वैसे ही सेम चीज़ देखने को मिलेगा जब मुस्लिम इन्वेडर्स जब आएँगे, और वो जब आकर के मतलब जब इंडिया पे आएँगे, तो वो भी वही काम करेंगे, क्योंकि ये जो होता था ना, जो टेम्पल्स वगैरह डिस्ट्रॉय करना, इसके पीछे का साइकोलॉजी यही होता था कि वो कहीं न कहीं इस चीज़ को डिमीन मतलब वो लोगों में एक डर पैदा करना चाहते थे, एक फ़ियर पैदा करना चाहते थे कि देखो तुम जिसे सबसे सर्वश्रेष्ठ मानते थे, जिसका तुम पूजा करते थे, वो तो मतलब हमारे कदमों तले है, या वो तो मतलब खत्म हो चुका है। तो अब तुम लोग को हमारा जो मतलब
प्रभुत्व है, जो अस्तित्व है, उसको स्वीकार करना होगा कि जो सुप्रीम है वो तो हम ही लोग हैं। मतलब ये ह्यूमन साइकोलॉजी होता था जो उस टाइम फ़ियर के माध्यम से, क्योंकि पहले जो रूल होता था वो क्या होता था? उसके पीछे का साइकोलॉजी ही था कि फ़ियर क्रिएट करना, ताकि जनता जो है वो डर से हमारा शासन एक्सेप्ट करे। तो वो फ़ियर क्रिएट करने के लिए ये किया जाता था। ये हर कोई मतलब जो है ये चीज़ देखने को मिलता है। बुद्धिज़्म के साथ भी होता है, हिंदुइज़्म के साथ भी होता है, इवन मुस्लिम्स में भी आपस में होता है। ये चीज़ बहुत देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो ये कुछ चीज़ें था जिसको मतलब हम लोग को डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था मेडिवल हिस्ट्री को कम पढ़ने से पहले। अब हम लोग मेडिवल हिस्ट्री में एंटर करते हैं। देखो मेडिवल हिस्ट्री में एंटर करने से पहले ना, एक तो अर्ली मेडिवल हिस्ट्री है, क्लियर है? ये अर्ली मेडिवल हिस्ट्री जो है ये स्टार्टिंग में है जब अभी दिल्ली सल्तनत जो है ना, जब दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर, ये 2 मेजर एम्पायर है जो हम लोग मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ेंगे। इन दोनों एम्पायर के स्टार्ट होने से पहले जो है, जो हिस्ट्री है मेडिवल इंडिया का, मध्यकालीन भारत का, उसको हम लोग बोलते हैं अर्ली मेडिवल हिस्ट्री। इसमें बहुत सारा स्टोरीज़ है, बहुत सारा वॉर्स है, क्योंकि हमने देखा ना ये जो एम्पायर है अर्ली मेडिवल हिस्ट्री में, ये कुछ इस तरीके के हैं, बहुत ही छोटे-छोटे रूलर्स हैं, क्लियर है? ऐसे हर एम्पायर को, हर डायनेस्टी को ऐसे पढ़ना, पढ़ने को तो अपन पढ़ सकते हैं, बट क्या है कि जो क्वेश्चंस आते हैं, अभी तक सिर्फ 4 क्वेश्चन आए हैं। मतलब 2013 से लेकर के 2025 तक, और जितना इसमें स्टोरीज़ है, जितना डायनेस्टीज़ है, पॉसिबल नहीं है कि अपन सब कुछ कर पाएँ, हर डायनेस्टी के बारे में पढ़ पाएँ, कि ककातिया डायनेस्टी हो गया, कलचुरिया डायनेस्टी, परमार, चंदेला, सबके बारे में नहीं पढ़ा जा सकता। तो इसको अब अपन इस टॉपिक को कैसे करेंगे कि अर्ली मेडिवल हिस्ट्री को कैसे करना है? तो देखो जो मैंने पीवाईक्यू से कुछ ऐसे निकाला ना, यहाँ पे देखो ये किंग है और डायनेस्टी है। मैच द फॉलोइंग आया है कि नानुका किससे था, जया शक्ति किससे था, नागभट्ट, भोज, ये सब। तो फेमस रूलर हो गया सारे ही डायनेस्टी का। फिर वैसे यहाँ पे रूलर है उससे रिलेटेड कुछ मतलब इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, जो हम लोग को पता करना है ये कौन-सा है, इस टाइप का है। यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगा कि ये वाला जो पोर्शन है, ये जो अर्ली मेडिवल हिस्ट्री है, इसको करने का तरीका क्या है, इवन मतलब जो क्रोनोलॉजी है, उस पे भी क्वेश्चन आ रखा है। तो इसको करने का तरीका मैं सजेस्ट करूँगा कि ऐसा करो, ये जितना भी मैपिंग है, इस चीज़ को अच्छे से ध्यान में रखो कि कौन-सा मतलब डायनेस्टी था, किस रीजन वगैरह में था, क्लियर है? और हर डायनेस्टी के जो बहुत मोस्ट फेमस किंग है, उनके बारे में बस थोड़ा-सा गूगल सर्च कर लो, और अगर नोट्स बनाना भी है, तो ऐसे मत बनाओ कि हर राजा के बारे में उनका अचीवमेंट्स बना रहे, उनका हिस्ट्री बता रहे कि उन्होंने क्या-क्या काम किया, इतना कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। हर डायनेस्टी का एक अगर कर सकते हो, अगर मतलब एग्ज़ाम के टाइम के लिए लास्ट वीक के लिए रख सकते हो, कि हर डायनेस्टी का फाउंडर वगैरह देख लो कि फाउंडर कब था, और डायनेस्टी का एक टाइम पीरियड देख लो कि ये डायनेस्टी मतलब कितना से कितना टाइम पीरियड था। ऐसा कोई रटने का ज़रूरत नहीं है। बस 2-3 बार ऐसे पढ़ लेना या फिर देख लेना, या फिर हो सकता है अगर वॉल वगैरह पे स्टिकी नोट्स टाइप चिपका सको, तो वो चिपका लेना। इसका ये नोट्स बना लेना, मतलब ये वाला इमेज जो है इसको देख लेना। हर डायनेस्टी का टाइम पीरियड वगैरह देख लेना, इसके फाउंडर्स वगैरह देख लेना, और साथ ही साथ देख लेना हर डायनेस्टी का, जैसे गैहडवाल डायनेस्टी है, तो इस डायनेस्टी का मोस्ट फेमस किंग कौन था? उस किंग का मतलब अगर कुछ ऐसा मेजर मतलब कोई अचीवमेंट वगैरह है कुछ, तो उसको एक बार बस पढ़ लो। बहुत ज़्यादा इतना करने का ज़रूरत नहीं है। इस टॉपिक को हम लोग अभी बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि पिछले 13-14 सालों में जो है, 12-13 सालों में, एक तो क्वेश्चंस इससे बहुत कम आए, 3-4 से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए, और दूसरा इस पे जितना अपन इनपुट देंगे उसके बदले में जो आउटपुट मिलेगा वो बहुत कम है। तो हमारा जो मेन फ़ोकस होगा, वो हमारा होगा जो दिल्ली सल्तनत वाला एरिया है, वहाँ से लेकर के मुगल एम्पायर तक। इधर अपन थोड़ा फ़ोकस करेंगे, क्योंकि पीटी में जो क्वेश्चन्स भी बनता है, वो भी उस एरिया से, पीटी और मेंस दोनों में, उधर से थोड़ा ज़्यादा होगा। मेंस में जो क्वेश्चन होगा, वो डायरेक्टली मेडिवल इंडिया से तो नहीं आता है। मेडिवल इंडिया का सोसाइटी से आएगा, वहाँ का लिटरेचर वगैरह से आएगा, जो हम लोग साथ-साथ कवर करते चलेंगे, जो भी मेंस पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट होगा। क्लियर है? यहाँ पे हम लोग हर डायनेस्टी को नहीं पढ़ रहे हैं। मैंने बता दिया कि इन पोर्शन्स को कंप्लीट कैसे करना है, 3 बात मैंने बताया, इन चीज़ों को ध्यान में रखना। नोट्स बना लेना, अगर दिक्कत हो तो मुझे बताना, मैं भेज दूँगा। क्लियर है? कि यहाँ पे सारे डायनेस्टी का लोकेशन एक बार मैप कर लो। इन डायनेस्टीज़ के जो इन डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड है उस चीज़ को देख लो, और फिर साथ ही साथ इन डायनेस्टी का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट किंग है, सारे किंग्स नहीं, मोस्ट इम्पोर्टेंट किंग्स वगैरह को एक बार देख लो कि इस डायनेस्टी का मोस्ट इम्पोर्टेंट किंग कौन था, फाउंडर कौन था, और अगर वो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट किंग है उसके टाइम मतलब अगर कुछ ऐसा मेजर घटना हुआ है तो उसको बस एक बार पढ़ लो। ऐसा नोट्स बनाने का, रीड करने का ज़रूरत नहीं है। क्लियर है?
अगर उतना है तो ये सेल्फ सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता करने का ज़रूरत है, क्योंकि अगर क्वेश्चन नहीं आया या टफ आ जाए, बहुत टफ आ जाए, तो वो सबके लिए ही टफ है। जैसे यहाँ पे देखो, ये जो है ये क्रोनोलॉजी पर है, तो ये तभी होगा जब सबका हम लोग को टाइम पीरियड पता होगा। तो अपन मतलब उससे फिर अंदाजा लगा करके गेस वर्क से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। क्लियर है? तो ये चीज़ ध्यान में रखना। अब देखो, अब अपन स्टार्ट करते हैं अर्ली मेडिवल हिस्ट्री। इसमें अपन बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, बस एक ओवरव्यू दे देंगे। ओवरव्यू बस इतना, ताकि दिल्ली सल्तनत जो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं उसका नींव रखा जा सके। क्लियर है? देखो, दिल्ली सल्तनत से पहले यहाँ तक सब कुछ क्लियर है ना सबको? यस सर। चलो ठीक है। देखो, अभी जो अब हम लोग मेडिवल अर्ली मेडिवल हिस्ट्री जो पढ़ने जा रहे हैं, इसका मेन पर्पस बस यही है कि जो दिल्ली सल्तनत है उसका फाउंडेशन हम लोग रख सके यहाँ के थ्रू। देखो, जो लास्ट रूलर था ना, जो मतलब पूरे नदर्न इंडिया में रूल करता है दिल्ली सल्तनत के पहले, वो था हमारा हर्षवर्धन, जो एंशियंट हिस्ट्री में हम लोग इसके बारे में पढ़े होंगे। क्लियर है? अब ये जब हर्षवर्धन जो है, इनका जब डेथ होता है, तो ये जो नदर्न इंडिया है पूरा, यहाँ पे कहीं ना कहीं एक पूरा पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। और ये जो हर्षवर्धन थे ना, ये कन्नौज वाला रीजन जो है यहाँ से रूल करते थे, उनका कैपिटल ये कन्नौज था। अगर ये कन्नौज को ध्यान से देखो, तो ये गंगा रिवर है और ये यमुना रिवर है, इसके बीच का ये जो फर्टाइल रीजन है, यहाँ पे ये कन्नौज है। क्लियर है? और ये जो कन्नौज है, इसके साथ क्या है कि ये पूरा का पूरा फर्टाइल एरिया है, मतलब द्वाब रीजन है, इसको हम लोग द्वाब बोलते हैं, दो रिवर के बीच का रीजन द्वाब एरिया है। इस जगह पे मतलब हम लोग को देखने को मिलता है कि एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ही ज्यादा फ्लरिश था, फर्टाइल एरिया होने की वजह से। इवन ये पूरा एरिया ही बहुत ज्यादा ये था। तो हर्षवर्धन के डेथ के बाद क्या होता है, तीन एम्पायर होते हैं, एक गुर्जर प्रतिहारा, एक राष्ट्रकूटा और एक पालास। ये तीनों में फाइट चलते रहता है कि ये कन्नौज को कौन कैप्चर करेगा। टाइम टाइम पे क्या होता है, किसी टाइम पे कोई मतलब, क्योंकि इन तीनों किंगडम्स का जो टाइम पीरियड था वो बहुत ही लंबा था। जैसे अगर हम लोग गुर्जर प्रतिहारा देखें, तो 730 से लेकर के 1036 एडी तक था। पाला 750 से 1126 एडी तक था। और राष्ट्रकूटस जो है वो 733 से 972 एडी तक था। तो ये अलग अलग टाइम पे, कभी कोई राजा पावरफुल रहा, कभी कोई राजा पावरफुल रहा। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग रूलर्स जो है ये कन्नौज एरिया पे, कभी मतलब गुर्जर प्रतिहारा जो है वो सक्सेसफुल थे, कभी पाला सक्सेसफुल थे इस जगह पे कैप्चर करने में, कभी राष्ट्रकूटा सक्सेसफुल थे। ये तीन एम्पायर थोड़ा फेमस है। इसमें भी अगर मैं बताऊं, तो कुछ इंपॉर्टेंट किंग्स के बारे में देख लेना, यहाँ पे फाउंडर तीनों का देख लेना, कौन कौन से फाउंडर्स थे। तीनों लगभग कॉन्टेम्परेरी ही थे। क्लियर है? यहाँ पे ये जो मिहिर भोज हैं, जो इन पे क्वेश्चन भी आ रखा है कि गुर्जर प्रतिहारा एम्पायर के थे। ये जो फेमस हम लोग कहावत सुनते हैं ना, कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तैली, ये इन्हीं के बारे में है। कि जो मिहिर भोज थे वो बहुत बड़े स्कॉलर थे, मतलब इन ये बस स्कॉलर ही नहीं थे, इनका आर्ट और जो म्यूजिक वगैरह है, इन सब में भी बहुत ही ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं, नॉलेज वगैरह इस चीजों में भी था। इन्होंने एक फेमस मंदिर का निर्माण किया था जिसको तेली का मंदिर बोलते हैं। क्लियर है? इनके टाइम का ये क्वाइन है, आदि वराह क्वाइन। आदि वराह गॉड विष्णु के अवतार है, जो यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं होता बोर, उसके ऊपर वो पैर रखे हुए हैं। तो ये क्वाइन उनके टाइम का देखने को मिलता है, ये सब देख लेना। क्लियर है? ये मैंने बता दिया कि ये द्वाब रीजन को लेकर के क्यों मतलब इनमें फाइट चल रहा था, और कन्नौज क्यों इम्पोर्टेंट था ये भी मैंने बता दिया, क्योंकि कन्नौज बहुत टाइम तक यहाँ पे रहता है। कुछ फेमस डायनेस्टीज देख लेना है इस टाइम का जो कॉन्टेम्परेरी था। इधर हिंदू शाही डायनेस्टी देखने को मिलता है, इधर कारकोटा डायनेस्टी, जो ललित आदित्य यहाँ के फेमस किंग थे। ये सब देख लेना। थोड़ा फैक्चुअल है ये वाला टॉपिक, बट आगे थोड़ा मजा आएगा धीरे धीरे। क्लियर है? और ये वाला जो मैंने बताया वो काम कर लेना। अब हम लोग आते हैं आगे। इंडिया में देखो, जो अरब्स है ना, ये ध्यान में रखना, एक हम लोग को देखने को मिलेगा अरब्स और एक देखने को मिलेगा तुर्क्स। जो अरब्स जब हम लोग बात करें, तो अरब्स ये सऊदी अरेबिया वाला, इराक, सीरिया, ये वाला पार्ट जो है, इधर के लोग अरब्स कहलाते थे। यहाँ के लोग जो है ये पर्शियन कहलाते थे, और इधर अरब्स थे। और इधर ये जो तुर्कमेनिस्तान तजाकिस्तान वाला एरिया जो है ना, इधर का लोग जो है तुर्क्स कहलाते थे, इधर वाले लोग। क्लियर है? ये तुर्क्स लोग हैं। क्लियर है? तो अभी ध्यान में रखना है कि सबसे पहला जो मुस्लिम इन्वेजन यहाँ पे होता है,
मुस्लिम्स का जो अटैक होता है इंडिया में, वो अरब्स के द्वारा होता है और ये बहुत ही पहले होता है। ये मोहम्मद बिन कासिम जो है ये 711 एडी में अटैक करते हैं सिंध और मुल्तान वाला एरिया में। अगर हम लोग देखें तो ये मुल्तान अभी ये वाला पोर्शन है पाकिस्तान का, ये वाला एरिया और जो सिंध इधर वाला जो एरिया है इधर अटैक करते हैं। क्लियर है? उस टाइम जो है मतलब छाछ डायनेस्टी होता है, उस पे अटैक किया जाता है, किंग दाहिर होते हैं। और इस टाइम से ही जब ये अटैक देखो 711 एडी के आसपास हुआ था, इस टाइम जब अटैक होता है ना तो वहीं से अरब्स का जो कल्चर है वो इंडिया के साथ धीरे धीरे मतलब फैल मिक्स होना स्टार्ट हो जाता है अरब्स लोगों का। जैसे हम लोग देखते हैं क्या कि जो सिंधी भाषा था, सिंधी भाषा समझते हो ना, सिंधी लोग मतलब ये यहाँ पे इस रीजन में इधर सिंधी लोग हैं। ये सिंधी लोग जो है बाद में आकर के मुंबई वगैरह में यहाँ पे बसे थे। जो अभी कौन है, राजू हिरानी वगैरह जो डायरेक्टर है थ्री इडियट मूवी वगैरह के, ये सब सब सिंधी लोग हैं। क्लियर है? तो ये जो सिंधी भाषा था वो कहीं ना कहीं अरबाइज्ड होना स्टार्ट हो गया, उसमें मतलब अरेबियन टेस्ट आना स्टार्ट हो गया। क्लियर है? जो शतरंज था वो चतुरंज बन गया। यूनानी मेडिसिन जो है, यूनानी ग्रीक वाला एरिया है, अर्बन का जब अरब्स लोग जब अटैक करना स्टार्ट किया इंडिया में, तो उनके थ्रू यूनानी मेडिसिन जो है वो भी इंडिया में आना स्टार्ट हो गया। क्लियर है? ये सब जो है ये अर्बन अरब्स का अटैक का मतलब ये इन्फ्लुएंस था। यहाँ पे बस ध्यान देने वाला बात यही है कि पहले जो मुस्लिम इन्वेडर थे इंडिया में वो मोहम्मद बिन कासिम थे, जो 711 ईडी में किए थे। और इनका अटैक कहाँ पे हुआ था? सिंध और मुल्तान वाले एरिया में हुआ था, किंग दाहिर पे, जो छाछ डायनेस्टी का बिलोंग करता था। थोड़ा फैक्चुअल है बट थोड़ा एडजस्ट कर लो। क्लियर है? धीरे धीरे हम लोग स्टोरीज वगैरह पे आगे बढ़ेंगे जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत में जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट अटैक जो होता है वो तुर्क्स लोगों का होता है। अभी मैंने मैप में बताया ना, तुर्क्स ये तुर्कमेनिस्तान वाले लोग हैं, इधर इधर वाले पोर्शन वाले लोगों को हम लोग तुर्क्स बोलते हैं। तो इनका मेजर अटैक होता है। ये जो तुर्क्स थे ना, इनका खासियत ये था। और एक चीज और मैं बता देता हूँ, ये जो पूरा रीजन है, ये पूरा जो रीजन है, इस पूरे रीजन का, इवन अगर मैं पूरा ये वाला रीजन बोलूं, तो इस पूरे रीजन का खासियत क्या है कि ये पूरा का पूरा ट्राइबल बेल्ट है। क्लियर है? ट्राइबल बेल्ट है, और ट्राइबल बेल्ट होने के साथ साथ एक चीज और है इस रीजन में कि यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा फ्लरिश नहीं है। कल हम लोग देख भी रहे थे ज्योग्राफी में कि यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। तो खाने के लिए या शासन करने के लिए यहाँ पे रेगुलर फाइट्स वगैरह जो है ये रेगुलर बेसिस पे होते रहता है। मतलब लोग ट्राइब्स में बटे हुए थे कि एक ट्राइब दूसरे ट्राइब से फाइट कर रहा है, कोई तीसरा ट्राइब है वो फाइट कर रहा है। तो ये वाला एरियाज में जो है जो फाइट है वो बहुत ही ज्यादा रेगुलर बेसिस पे देखने को मिलता है। और इवन इसका कनेक्शन हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट से भी लगा सकते हैं कि देखो जिस भी एरिया में मतलब फाइट्स बहुत ज्यादा है, मतलब एंशियंट टाइम वगैरह का, मेडिवल टाइम वगैरह में देखोगे कि जिस एरिया में फाइट्स बहुत ज्यादा हुए हैं वहां पे वुमेन्स लोग का जो इंडिपेंडेंस है वो उतना ज्यादा कम है, क्योंकि वॉर्स में जो विक्टिम्स होते थे वो सबसे ज्यादा विक्टिम्स जो है वो सबसे बड़े विक्टिम्स वुमेन्स ही होते थे। तो इसीलिए देखो ये वही एरिया है जहाँ पे वुमेन्स का एम्पावरमेंट क्या है, काफी ज्यादा कम देखने को मिलेगा। नहीं तो मुस्लिम्स तो तुम्हें मतलब टर्की वगैरह वगैरह का एरिया में भी देखने को मिलेंगे, इधर मलेशिया इंडोनेशिया में भी देखने को मिलेंगे। बट यहाँ मुस्लिम्स में काफी ज्यादा इंडिपेंडेंस देखने को मिलता है। बट ये वाला जो रीजन है, इस रीजन में जो है मुस्लिम्स के पास मतलब, या बस मुस्लिम्स नहीं है, जो भी वुमेन्स वगैरह रह रहे हैं उनका इंडिपेंडेंस काफी कम देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वॉर रेगुलर बेसिस पे होते रहता था। छोटे छोटे ट्राइब्स थे जो एक दूसरे से लड़ते रहते थे, और उन वॉर्स का विक्टिम्स जो है वो मुस्लिम्स हुआ करते थे। इवन अगर हम लोग इंडिया में देखें तो इंडिया में ये वाला जो पोर्शन है, जो हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, ये राजस्थान वाला जो एरिया हो गया, इवन यूपी का कुछ पोर्शन हो गया, इस एरिया में जो है कंजर्वेटिव जो है मतलब जो ऑर्थोडॉक्स, ये ऑर्थोडॉक्स बोले या मतलब मुस्लिम्स का अगर हम लोग बोले कि इंडिपेंडेंस, ये काफी कम देखने को मिलता है ये वाले रीजन में। क्यों? क्योंकि इस एरियाज में लगातार फॉरेनर का अटैक होता था। क्लियर है? मतलब ये इन्फ्लुएंस में था बाहरी आक्रमण का। तो जिसकी वजह से क्या है, जिस भी जगह पे अटैक होगा वहां पे क्या है, वुमेन्स जो है वो मतलब बहुत ही ज्यादा कवर्ड रहेंगे। पर्दा सिस्टम जो है ये सब बहुत ही ज्यादा फ्लरिश करेगा। लेकिन वही अगर हम लोग जब साउथ इंडिया में जाते हैं या फिर इस बेल्ट में जाते हैं या मणिपुर वाले बेल्ट में जाते हैं, तो इधर हम लोग को इतना ज्यादा मतलब वो सब चीज देखने को नहीं मिलता, पर्दा सिस्टम वगैरह ये सब। क्लियर है? जैसे इधर राजस्थान में अभी भी अगर देखोगे तो घूंघट जो होता है वो बिल्कुल कमर तक होता है, मतलब इतना लंबा लंबा घूंघट होता है। क्यों? क्योंकि ये जो है बहुत टाइम तक मतलब बाहरी आक्रमण ये सब का शिकार हुआ है, जिसकी वजह से मतलब यहाँ पे है कि वुमेन्स वगैरह कवर्ड रहते हैं। सेम केस मतलब अभी भी देखने को मिलेगा इधर जो हिसाब वगैरह या मतलब जो
ये होता है बुरखा वगैरह जो होता है, ये सब इधर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ये जो रीज़न था, ये रीज़न ही ऐसा था जहाँ पे कंटिन्यूअस वॉर वगैरह होते रहता था। क्लियर है? तो अब यहाँ पे मैं ये मेडिवल हिस्ट्री में बताना चाह रहा था कि ये रीजन में, क्योंकि वॉर बहुत रेगुलर बेसिस पे होता था, तो उस वॉर की वजह से क्या है कि यहाँ के लोग जो थे वो वॉर वगैरह में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट थे। और इंडिया का अगर अभी अर्ली मेडिवल फेज का स्टोरी देखें तो हम लोग क्या देखें कि बहुत ही छोटे छोटे फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, बहुत ही छोटे छोटे फ्यूडल लॉर्ड्स हैं। और ये सारे छोटे फ्यूडल लॉर्ड्स जो है वो आपस में मतलब ये कोशिश कर रहे हैं कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा एरिया का एक्सपेंशन हो जाए, ये चाह रहा है मेरा ज़्यादा से ज़्यादा एरिया का एक्सपेंशन हो जाए। क्लियर है? सब कोई जो है आपस में मतलब बहुत ही ज़्यादा लड़ रहे थे। सब में मतलब आपस में फाइट हो जाए, क्लियर है? ट्रस्ट का इश्यू जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब ट्रस्ट बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं कर पा रहा है आपस में। और यहाँ के जो लोग हैं वो क्या है रेगुलर बेसिस पे फाइट करे तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट्स भी हैं, क्लियर है? तो ये ध्यान में रखना है कि जो तुर्क्स लोग थे, ये क्या थे, ये मतलब बहुत ही ये एक तो ट्राइबल पीपल थे और इनके पास बेस्ट क्वालिटी ऑफ मशीनरीज था, मतलब जो सोल्जर्स थे इनके, ये मतलब बहुत ही अच्छे फाइटर हुआ करते थे, क्लियर है? क्योंकि मैंने बता दिया कि वहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत कम था, खेती बहुत कम होता था। रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए क्या है, लोग एक दूसरे का लूट-पाट करके ही गुज़ारा करते थे। क्लियर है? तो ये है। अब अगर हम लोग देखें जो पहले तुर्क थे, जो पहला तुर्क जो इंडिया में अटैक किया था, वो सुबुक्तुगिन था। ये सुबुक्तुगिन जो है, जो हम लोग फेमस जो महमूद ऑफ गजनी पढ़ते हैं, ये महमूद ऑफ गजनी के पिता थे ये सुबुक्तुगिन। क्लियर है? और ये तुर्क्स जो थे वो थे कौन? तो ये ट्राइबल लोग थे सेंट्रल एशिया वगैरह का रीजन का। क्लियर है? जो बाद में क्या होता है, इन लोग इस्लाम में कन्वर्ट हो जाते हैं, इस्लाम से इन्फ्लुएंस्ड होके। अब थोड़ा बहुत हम लोग मोहम्मद गजनी के बारे में पढ़ लेते हैं, महमूद ऑफ गजनी के बारे में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बचपन में हम लोग ये काफ़ी इसके बारे में स्टोरी पढ़ते थे कि ये जो है भारत पे लगभग 17 टाइम अटैक किया। क्लियर है? ये जो है ये बहुत सारे डायनेस्टी को कॉन्कर करता है, जो हम लोग यहाँ पे मैप में देख रहे हैं। ये जैसे हिंद शाही डायनेस्टी है, ये शाही डायनेस्टी को कैप्चर करता है। किंग जयपाल के साथ युद्ध करता है बैटल ऑफ वाई हिंद के में। उसके बाद फिर ये जो है गुर्जर प्रतिहारा एम्पायर जो इधर था, उस एम्पायर्स के साथ युद्ध करता है। क्लियर है? उसके बाद जो सोमनाथ मंदिर है इस जगह पे, यहाँ पे सोमनाथ मंदिर वगैरह है, इसको अटैक करता है, फिर सोमनाथ मंदिर को लूटता है, मतलब इस टाइप का चीज देखने को मिलता है, और फिर इसका डेथ हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे बस ध्यान में रखना, ये फेमस बैटल्स वगैरह जो ये मैंने लिख रखा है, इसका डिटेल में पॉलिटिकल हिस्ट्री वगैरह जान करके कुछ नहीं होगा। थोड़ा लगेगा कि ये थोड़ा फैक्चुअल हो गया, बट कोई बात नहीं, मतलब इतना एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर अब ये अपन पूरा डिटेल पॉलिटिकल हिस्ट्रीज का पढ़ना स्टार्ट कर दें तो एक तो कोई फायदा नहीं होगा एग्जाम पर्सपेक्टिव से। जानने के पर्सपेक्टिव से अगर करना है तो अपन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बट अभी क्योंकि एग्जाम बहुत पास है तो ये चीज़ अपन अभी नहीं करेंगे। क्लियर है? यहाँ पे तुर्क्स लोगों के साथ जो कल्चरल इंटरेक्शन हुआ ये मैं बता देता हूँ। ये जो ये अल बरूनी जो हैं, ये बहुत फेमस ऑथर हैं। ये इन पे भी एक बार शायद क्वेश्चन आ रखा है। ये अल बरूनी जो हैं, ये एक किताब लिखते हैं जिसका नाम है किताबुल हिंद या तारीख तहकीक हिंद। इसको जिसको मिरर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये एक तरीके से देखा जाए तो हिस्ट्री का टेक्स्ट बुक था। मतलब ये जो टाइम पीरियड है ना, जो तुर्क्स लोगों के टाइम का पीरियड है, मतलब अर्ली मेडिवल हिस्ट्री के बारे में इस किताब से हम लोग को बहुत ज़्यादा नॉलेज देखने को मिलता है। इवन ये जो है मतलब मल्टीपल लैंग्वेजेस वगैरह में भी बहुत ज़्यादा लिखते हैं। इनके टाइम का मतलब जो ये किताब है, ये कहीं बहुत हद तक जो है कि इंडिया का सोसाइटी कैसा था, कल्चर कैसा था, इन चीज़ों के बारे में भी इस किताब से बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलता है। जैसे ये इंडियन सोसाइटी के बारे में बहुत पढ़ते हैं, इंडियन रिलीजन्स के बारे में भी पढ़ते हैं, साइंस वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। इवन ये उस टाइम पे जो टेम्पल्स वगैरह को डिस्ट्रॉय किया जाता था तो उसके बारे में भी ये उसका क्रिटिसिज्म किया और उन चीज़ों को लिखे हैं। तो ये जो किताब है, किताब उल हिंद या तहकीक हिंद, ये किताब कहीं न कहीं जो है मतलब हम लोग को अर्ली मेडिवल हिस्ट्री जो है उस चीज़ को जानने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। एक टाइप का हिस्ट्री टेक्स्ट बुक है। फिर ये फिरदौसी जो हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट ऑथर थे। इन्होंने बुक लिखा था शाहनामा। क्लियर है? ये शाहनामा जो था ये मतलब जो भी पर्शियन किंग्स थे उन लोगों के बारे में, पर्शियन किंग मतलब अभी का जो ईरान है, ये जो पर्शियन किंग्स हैं उनका ग्लोरी को जस्ट मतलब ग्लोरीफाई करना, उन पर्शियन कल्चर को ग्लोरीफाई करना, या वहाँ के राजाओं के बारे में, इन चीज़ों के बारे में कहानी था। ये फिरदौसी और अल बरूनी दोनों के दोनों जो थे, ये ध्यान में रखना, ये जो महमूद ऑफ गजनी है इसके कोर्ट में रहते थे। क्लियर है? मतलब उसके दरबार में काम किया करते थे। और जैसे-जैसे तुर्क्स जो है
ऑल्दो इंडिया में पर्शियन कल्चर तो बहुत पहले से था, बट तुर्क्स जब भारत में आए तो ये पर्शियन कल्चर को और भी ज़्यादा स्ट्रांगली लेकर के आए। क्लियर है। और फिर ये जो है नेक्स्ट किंग जो हम लोग देखते हैं, ये मोहम्मद गौरी के बारे में देखते हैं। ये मोहम्मद गौरी बहुत फेमस है, पृथ्वीराज चौहान के साथ जो युद्ध हुआ था उसके बारे में। ये थोड़ा देख लेते हैं कि मोहम्मद गौरी फिर भारत कैसे आया और क्यों आया। देखो ये बताता हूँ। इस जगह पे क्या है ना, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे जो ख्वारिज़मी एम्पायर था, ये ख्वारिज़मी एम्पायर जो था ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया था। और ये जो गुरिद एम्पायर था जिससे ये मोहम्मद गौरी बिलोंग करता था, ये गुरिद एम्पायर बहुत वीक हो गया था। मतलब बहुत वीक, मतलब इसके कंपेयर में काफ़ी वीक हो गया था। और ये अपना ख्वारिज़मी एम्पायर इतना ज़्यादा एक्सपेंड करता जा रहा था कि अब ये गुरिद एम्पायर जो है ये फर्दर इधर नहीं जा सकता था, इसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। वो सोचा अब तो हम लोग को अगर अपना अस्तित्व बचाए रखना है तो हम लोग को इंडिया की तरफ आना ही होगा। क्लियर है। तो गुरीद एम्पायर ये जो मोहम्मद गौरी हैं इनका इंडिया आने के पीछे रीजन सिंपल सा बस यही था कि इधर ख्वारिज़मी एम्पायर जो था ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा था, गुरीद एम्पायर जो है वो इंडिया आने का कोशिश करता है। अब देखो ये जो गुरीद एम्पायर जो मोहम्मद गौरी इंडिया आने का कोशिश करते हैं ना, ये सबसे पहले क्या करते हैं, ये सोचते गुजरात के थ्रू आते हैं। इधर यहाँ पे सोलंकी एम्पायर था, अभी हम लोग ऊपर मैप में देखे थे, भीमदेव टू जो सोलंकी है, इनके टाइम पे ये क्या कहते हैं, मोहम्मद गौरी जो है ये इधर अटैक करते हैं। गुजरात के साइड से सोचते हैं इधर से अपना एक्सपेंशन करे। लेकिन होता क्या है, ये खुद में भी बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं थे, तो ये जो गुरीद एम्पायर होता है, मोहम्मद गौरी जो होता है, ये बहुत बुरी तरह यहाँ पे हारे थे और किसी तरीके से अपना जान बचाते हुए यहाँ से वापस निकल जाते हैं। ये जो बैटल था, ये बैटल बैटल ऑफ कायदरा भी बोलते हैं या बैटल ऑफ अनहिल वॉर्ड भी बोलते हैं, जिसमें ये जो मोहम्मद गौरी थे इनको यहाँ का जो रूलर था भीमदेव सोलंकी, सोलंकी एम्पायर के, ये इनको डिफीट करते हैं। तो फिर अब ये जो है ये मोहम्मद गौरी, ये तो पूरा बीच का रेगिस्तान वाला एरिया है, इधर से अटैक करना पॉसिबल है नहीं। जो घुड़सवार होते हैं इन लोग के पास घोड़े होते थे, तो उससे इधर आया नहीं जा सकता था। एक रास्ता तो फिर यही बचता है कि दूसरा मतलब फिर ये पंजाब वाले रूट से आए। तो इसीलिए फिर मोहम्मद गौरी जो है वो सोचता है कि ये गुजरात से नहीं जा करके अब पंजाब वाले से जाते हैं। और ये जब पंजाब वाले से जाता है तो फिर इधर ये जो छोटे छोटे एम्पायर्स हैं उनको मतलब कैप्चर करना स्टार्ट करता है। जैसे सपोज कर लो पेशावर जो है इस एरिया में, यहाँ पे पेशावर को कैप्चर कर रहा है, फिर सिंध हो गया, पंजाब लाहौर वाला रीजन हो गया, इन सारे रीजन्स को कैप्चर करना स्टार्ट करता है। और धीरे धीरे यहाँ पे जो न्यू दिल्ली है उसके आसपास पहुंचना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे न्यू दिल्ली पे उस टाइम जो है मतलब पृथ्वीराज चौहान का जो चौहान वंश था इस रीजन में उनका शासन था। तो दोनों जो है एक दूसरे के कन्फ्रंट में आ जाते, मतलब अब दोनों में युद्ध होना तय था, क्योंकि दोनों एम्पायर जो है एक दूसरे के आमने सामने था, बॉर्डरिंग रीजन पे था। ये जो मोहम्मद गौरी थे वो फर्दर इधर एक्सपेंड करना चाहते थे, और जो पृथ्वीराज चौहान था वो अपने एम्पायर को सेव करना चाहता था। तो दोनों जो है मतलब जो भटिंडा वाला रीजन है जो उस टाइम ताराभिंड कहा जाता था, उस जगह पे मतलब दोनों जो है एक दूसरे में क्या होता है मतलब कन्फ्रंटेशन होता है दोनों में एक। और ये जो है मतलब बाद में हम लोग को देखने को मिलेगा कि जो तरैन वाला रीजन है यहाँ पे दोनों के बीच में युद्ध भी होगा। क्लियर है। तो ये चीज ध्यान में रखना कि बस स्टोरी मैंने बेसिक में बता दिया कि मोहम्मद गौरी जो है वो भारत में क्यों आए, क्या रीजन था उनका आने के पीछे। क्लियर है। और उनका कन्फ्रंटेशन जो है पृथ्वीराज चौहान से कैसे हुआ। पृथ्वीराज चौहान जो है ये यहाँ पे जो हम लोग को चौहान डायनेस्टी देखने को मिलता है, ये दिल्ली के आसपास वाला रीजन है। इस रीजन में जो चौहान डायनेस्टी देखने को मिलता है उसकी वजह से ये जो है ये कन्फ्रंटेशन में सीधा आते हैं मोहम्मद गौरी के। क्लियर है। और दोनों के बीच में जो पहला बैटल होता है वो होता है बैटल ऑफ तरैन। ये जो बैटल ऑफ तरैन होता है इस युद्ध में जो पृथ्वीराज चौहान है ये और मोहम्मद गौरी के बीच में जो युद्ध हो रहा है, पृथ्वीराज चौहान इसमें जीत जाते हैं, मोहम्मद गौरी हार जाता है। और मोहम्मद गौरी गौरी जो है वो मतलब जै मतलब वो वहां से मतलब फिर भाग जाता है। और फिर बाद में जो है वो मोहम्मद गौरी जो है वो क्या करता है, जो जयचंद है जो कन्नौज के रूलर थे, जो गहलवाड़ डायनेस्टी के थे, उनका हेल्प लेता है पृथ्वीराज चौहान को डिफीट करने के लिए। ये सारा पॉलिटिकल हिस्ट्री में हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, मैं बस ऊपर ऊपर बता दे रहा हूँ कि पहले बैटल में क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान जो है वो जीत जाते हैं, मोहम्मद गौरी हार जाते हैं। उसके बाद फिर मोहम्मद गौरी जो है, मोहम्मद गौरी का फोर्स वहां से भाग जाता है किसी तरीके से जान बचा करके। और फिर मोहम्मद गौरी जो है वो जयचंद का हेल्प लेता है। अगर पॉलिटिकल हिस्ट्री में जाओगे तो इसका भी बहुत अच्छा स्टोरी है कि जयचंद की बेटी से पृथ्वीराज चौहान जो है वो प्यार करता था, कुछ ऐसा कुछ भी है। इन चीजों में हम अभी नहीं जाएंगे। तो जयचंद जो है वो मोहम्मद गौरी को हेल्प करता है नेक्स्ट बैटल ऑफ तरेन के लिए।
क्लियर है। तो नेक्स्ट जो बैटल ऑफ तरेन होगा उसमें क्या होगा, एक तरफ जयचंद और मोहम्मद गौरी दोनों एक साथ होंगे और पृथ्वीराज चौहान दूसरे साइड होगा। दोनों में वॉर होगा। इस वॉर में इस बार पृथ्वीराज चौहान का हार हो जाता है। अब इसके बाद बहुत सारा स्टोरी है, कुछ स्टोरीज जो मतलब अभी जो पृथ्वीराज चौहान का जो मूवीज आया था वो सब है। देखो वो सारा जो स्टोरीज है ना, वो किसी भी स्टोरीज का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। हम लोग को जो सबूत मिलता है वो सबूत ये मिलता है कि ये जो सेकंड बैटल ऑफ तराइन है जिसमें जयचंद और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में जो वॉर हो रहा है, इसमें पृथ्वीराज चौहान का हार होता है और इसके बाद फिर पृथ्वीराज चौहान को कैप्चर किया जाता है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या देखने को मिलता है कि क्वाइंस देखने को मिलता है इस टाइम का, सेकेंड बैटल ऑफ तैरेन का, जिसमें क्वाइन के एक हिस्से में मोहम्मद गौरी रहता है और दूसरे हिस्से में जो है पृथ्वीराज चौहान रहता है। तो ऐसा क्वाइंस अगर देखने को मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि दोनों मिल करके ऐसा शासन करते हैं। क्लियर है। बट एज सच इसका भी सबूत नहीं मिलता कि हार के बाद पृथ्वीराज चौहान जो है वो डायरेक्टली शासन करता है। ऐसा कहा जाता है कि उसका जो बेटा था पृथ्वीराज चौहान का, गोविंद राजा, वो जो है वो और मोहम्मद गौरी मिल करके कुछ टाइम तक वहां पे रूल करता है। लेकिन क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जो है उस पे ऐसा इल्जाम लगाया जाता है कि वो कॉन्स्पिरेसी करने का कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए पृथ्वीराज चौहान जो है उसको फिर मार दिया जाता है। क्लियर है। तो ये जो है ये सिंपल सा स्टोरी है। यहाँ पे देखो कुछ फेमस बुक है जैसे पृथ्वीराज रासो, जो हम लोग, जो अभी अक्षय कुमार का जो मूवी आया था पृथ्वीराज चौहान, उसका जो स्टोरी था वो पूरा का पूरा ये पृथ्वीराज रासो से उठाया गया। क्लियर है। ये चांद बजदाई ने लिखा था। ये जो है इसका मतलब जो भी स्टोरीज है इसका कोई पुख्ता ऐसा एविडेंस नहीं मिलता है कि हाँ इसमें जो भी दर्शाया गया बिल्कुल ऐसा क्या ऐसा हुआ होगा। पृथ्वीराज विजय ये बुक जो है वो जयंकर ने लिखा था। क्लियर है। अब एक बार जब पृथ्वीराज चौहान को हरा देते हैं मोहम्मद गौरी सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में, तो उसके बाद अब क्या होता है कि जो मोहम्मद गौरी है वो जयचंद के साथ युद्ध लड़ता है और उसके बाद फिर जयचंद को भी हरा देता है, जिसको हम लोग बैटल ऑफ चांदवान या बैटल ऑफ कन्नौज भी बोलते हैं, कि कन्नौज में जाकर के हरा देता है। और बाद में फिर क्या होता है, जो मोहम्मद गौरी था उसको कादामाटी ट्राइब्स के लोग जो होते हैं, वो एक बार ट्रैवल कर रहा था तो कादामाटी ट्राइब्स के लोग जो है वो उसको मार देते हैं पंजाब में। क्लियर है। अभी हम लोग के लिए जो मेंस पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि मोहम्मद गौरी आखिर मोहम्मद गौरी के पास ऐसा क्या था कि वो इतने सारे बैटल्स जो है वो इंडिया से मतलब इंडिया में आकर के जीत जाता है। जैसे अभी हम लोग देख लेते ना कि ये पेशावर को हराता है, सिंध वाले एरिया को हराता है, पंजाब लाहौर को जीतता है। उसके बाद फिर ये जो है पृथ्वीराज चौहान को हराता है। क्लियर है। फिर यहाँ पे जयचंद को हराता है। तो कुछ तो ऐसा मोहम्मद गौरी के पास होगा स्पेशल जो इंडियंस लैक कर लेते हैं। तो उन्हीं चीजों को एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखो एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो है यूज ऑफ आयरन स्टीरअप्स। ये जो आयरन स्टीरअप्स होता है ना, ये क्या होता है, ये देखो ये नाल जो होता है ना यहाँ पैरों में जो घोड़े में लगता है, इसकी वजह से क्या होता था कि घुड़सवार जो लोग थे उनके पास एक स्टेबिलिटी आ जाता था। और ये स्टेबिलिटी आने की वजह से क्या है कि जो राइडिंग होता था, हॉर्स राइडिंग, ये बहुत ही ज्यादा फास्ट हो पाता था, क्योंकि बिना स्टेबिलिटी का तेज रफ्तार से जाना थोड़ा डिफिकल्ट होता था। तो ये चीज जो है, ये आयरन स्टीरअप्स जो है इसका यूज जो है वो मोहम्मद गौरी जो है वो बहुत ही ज्यादा करता है, ताकि मतलब एक स्टेबिलिटी मेंटेन किया जाए जा सके और दूसरा बहुत तेज रफ्तार में अटैक किया जा सके। साथ ही साथ एक तरफ तो इन लोगों के पास क्या है कि मतलब बहुत ही तेज रफ्तार में अटैक कर रहे हैं और फिर वहां से भाग भी जा रहे हैं। इंडियंस के केस में क्या था कि इंडियंस अभी भी मेजरली जो युद्ध लड़ते थे वो कहीं ना कहीं एलिफेंट्स का यूज करते थे। क्लियर है। एलिफेंट्स उनका मतलब जो होता था मेन वो होता था, मतलब नहीं बोल सकते जैसे उधर घुड़सवार लोग बहुत ज्यादा हो रहे हैं, इंडिया में जो है वो एलिफेंट्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हुआ जाता किया जाता था। नेचुरली इंडिया में घोड़े उतना ज्यादा पाए नहीं जाते। क्लियर है। वो फिर इधर ही तुर्क्स वगैरह से साइड से या सेंट्रल एशिया का, जो कल हम लोग स्टेपे रीजन देख रहे थे, जो स्टेपे ग्रासलैंड्स देख रहे थे, टेम्परेट ग्रासलैंड, उधर से ही ये जो घोड़े वगैरह हैं वो इंडिया में आए हैं। तो अब क्या है कि एक तरफ इंडियन आर्मी था जो एलिफेंट से चलता था, तो इंडियन आर्मी बहुत ही स्लो था, एक रीजन से दूसरे रीजन जाने में काफी टाइम लगता था। दूसरी तरफ जो यहाँ से जो मोहम्मद गौरी का जो साम्राज्य था, ये किससे आ रहे थे, ये आ रहे थे हॉर्सेस से, जो बहुत ही फास्ट राइड करते थे, बहुत ही जल्दी अटैक करते थे। और अटैक करने के बाद जैसे ही उन्हें लगता था हार रहे थे, बहुत ही जल्दी वो भाग भी जाते थे। तो ये एक उनके पास प्लस पॉइंट था। आयरन स्टीरअप्स जो है मोहम्मद गौरी इसका इस्तेमाल करना स्टार्ट करता है युद्ध में, वो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल होता है। फिर दूसरा है मेथड ऑफ वॉरफेयर।
जो मेथड ऑफ वॉरफेयर है मोहम्मद गौरी का, ये कंपैरेटिवली इंडियन जो रूलर्स थे उनसे काफी ज्यादा एडवांस था। रीजन ये था कि मोहम्मद गौरी जिस रीजन से बिलोंग करता है, मैंने बताया ना कि ये वाला जो पूरा रीजन है, इस रीजन में क्या हो जाए, रेगुलर बेसिस पे पूरा फाइट हो जाए, तो यहाँ के लोग जो थे वो मतलब फाइट वगैरह से मतलब, एक होता है ना डेली बेसिस पे तुम मॉक टेस्ट लगाओ, और एक है कि तुम सीधा पीटी में लगाओ। क्लियर है, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। तो सेम वही चीज है कि इन लोग रेगुलर बेसिस पे वॉर लड़ते थे सेंट्रल एशियन रीजन में, तो जिसकी वजह से इन लोग जो है मतलब बहुत ही ज्यादा इन लोग एक्सपर्ट थे कि अच्छा ऐसे सिचुएशन में ये करना है, ऐसे सिचुएशन में ऐसा करना है। क्लियर है। और जो मैंने बताया कि तुर्किश कैवलरी का स्पीड बहुत ज्यादा हाई हाई था, ये सब चीज तो मैंने बता ही दिया। क्लियर है। तो ये अभी और भी हम लोग आगे चल के देखेंगे, बट ये अभी कुछ मेन इंपॉर्टेंट रीजंस थे जो जिसकी वजह से मोहम्मद गौरी जो है जीतता है। और भी इंपॉर्टेंट रीजंस है जो हम लोग आगे देखेंगे कि राजपूत रूलर्स का मतलब क्या स्ट्रैटेजी होता था, और फिर तुर्किश आर्मी जो था मतलब तुर्कमेनिस्तान का जो आर्मी था उसका क्या स्ट्रैटेजी था। इन चीजों को हम लोग आगे चल के देखेंगे। क्लियर है। अब देखो, अब मोहम्मद गौरी जो है वो इंडिया में अटैक किया, ये जयचंद को हराता है, पृथ्वीराज चौहान को हराता है, और उसके बाद फिर वो इंडिया से वापस चला जाता है। इंडिया से जब वो वापस जाता है तो यहाँ पे ध्यान में रखना है कि मोहम्मद गौरी का खुद का कोई बेटा नहीं था, इसके चार स्लेव थे। एक स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक, एक स्लेव था बख्तियार खिलजी, एक स्लेव था यालदुज, जो हम लोग आगे ये सब सब नोट्स में भी मैं दिखाऊंगा, और एक स्लेव था कुबेचा। मोहम्मद गौरी क्या कहता है कि अगर हम लोग मैप देखें, तो ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन में जो दिल्ली वाला रीजन है, यहाँ का साम्राज्य जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को दे देता है। इधर जो गंगा वाला साइड का जो पोर्शन है वो दे देता है बख्तियार खिलजी को। और फिर इधर वाला पोर्शन जो है, जो अफगानिस्तान साइड वाला जो रीजन है, वो दे देता है यालदूस वगैरह को। क्लियर है। अब क्या है कि मोहम्मद गौरी जो है वो इंडिया को छोड़ के जा चुका है, और अपना पावर जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में दो लोगों को दे करके गया है। एक कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया है, जो जिसको ड्यूटी दिया कि तुम जो है वो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री संभालो, क्योंकि इसका खुद का कोई बेटा नहीं था, तो ये सब के सब स्लेव हैं। क्लियर है। अब ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो क्या करता है, ये जितना भी नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, जैसे लाहौर हो गया, अलीगढ़ हो गया, रणथंभौर हो गया, ये पूरा जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, इनको कंसोलिडेट करता है, इनको कोशिश करता है जीतने का, इधर युद्ध करता है। जो बख्तियार खिलजी है ये क्या करता है, ये जो है, ये जो बंगाल और बिहार वाला रीजन है, उधर अंपायर को एक्सटेंड करने का कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान में रखना है, जैसे ही मतलब यहाँ पे मोहम्मद गौरी का डेथ होगा, जो हम लोग अभी देखे ना कि कारामती ट्राइब्स जो है वो मार देते हैं मोहम्मद गौरी को, तो वो जैसे ही मारेंगे वैसे ही ये कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है, ये अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देता है गुरिद अंपायर से, कि हम लोग अपना अलग हैं। क्योंकि ये स्लेव था तो ये फिर क्यों रहता किसी के अंडर, तो ये जो है अपने आप को उससे अलग घोषित कर देता है। ये जो बख्तियार खिलजी है, ये बंगाल और बिहार वाले रीजन में जाता है, वहां पे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स वगैरह को, यूनिवर्सिटीज वगैरह को डिस्ट्रॉय करता है, जिसमें फेमस नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी का लोकेशन आपको अच्छे से पता होना चाहिए, कौन सा यूनिवर्सिटीज कहाँ था, फेमस फेमस यूनिवर्सिटीज जो भी हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देखें, ये नालंदा यूनिवर्सिटी हो गया, उदांतपुरी यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ये सब बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है। फिर यहाँ पे अगर हम लोग देखें, कांचीपुरम हो गया, वल्लभी यूनिवर्सिटी, ये उज्जैन का हो गया, यहाँ पे वाराणसी या बनारस का यूनिवर्सिटी, पुष्पगिरी, ये एक बार इस लोकेशन को आप अच्छे से देख लेना, क्योंकि यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन भी एक दो बार आ रखा है। क्लियर है। तो ये जो बख्तियार खिलजी है, ये वहां पे जाता है, नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी या और भी अदर मॉन्यूमेंट्स जो होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है। और जैसा कि मैंने बताया कि जब मोहम्मद गौरी का डेथ होता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो वहां पे मतलब खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर लेता है। और फिर बाद में वो जो मोहम्मद गौरी है, जो यालदूज जो एक और स्लेव था, वो जो है वो अफगानिस्तान वाले रीजन में खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर देता है, और बख्तियार खिलजी जो है वो ईस्टर्न इंडिया, बिहार बंगाल वाले रीजन में खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर देता है। बट बख्तियार खिलजी जो है उसको उसके मंत्री लोग ही मारे देते हैं। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक ही स्लेव बचता है, और वो स्लेव है कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक क्योंकि एक स्लेव था, तो इसलिए एक नया डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश। क्लियर है। अब ये कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट तो कर दिया, बट इसको पढ़ने से पहले कुछ कुछ चीजें हम लोग देख लेते हैं कि जो राजपूत किंग थे वो फॉरेन इन्वेजन्स में क्यों हार गए। क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग देखें ना, तो ये जो पूरा रीजन है, ये तोमार्स हो गए, चौहान्स हो गए, सोलंकी हो गए, परमार्स हो गए,
गहरवाल हो गए, ये सारे के सारे जो थे ये राजपूत किंग्स थे। तो इनका जो है मतलब ये क्यों हार जाते हैं वॉर में, इसको हम लोग एक बार डिटेल में देख लेते हैं। ये मेंस का क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम किया जा सकता है कि जो राजपूत किंग्स थे वो फॉरेन इन्वेजन में क्यों हारे, या इसको हम लोग ऐसे भी इसमें ये वाला पॉइंट्स भी हम लोग ऐड कर सकते हैं कि मोहम्मद गौरी जो है वो क्यों जीता मतलब वॉर वगैरह में। क्लियर है। देखो, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन मैंने पहले भी बता रखा है, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन की जो पॉलिटिकल यूनिटी है राजपूत किंग्स में वो देखने को नहीं मिलता है। अभी हमने देखा ना, बहुत छोटे छोटे एम्पायर्स यहाँ पे डेवलप हो चुके हैं, ये सारे एम्पायर्स खुद को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। क्लियर है। सब मतलब हो सकता है ये दोनों मिल करके इसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे, ये दोनों मिल करके इसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे, मतलब ये दोनों मिलकर इसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे। आपस में डिसयूनिटी इन सब में बहुत ज्यादा था, इतने छोटे छोटे फ्यूडल लॉर्ड्स ही बन चुके थे। क्लियर है। तो यूनिटी नहीं देखने को मिलता, सब एक दूसरे के साथ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स में बिजी थे। क्लियर है। और कोई भी एम्पायर जो है वो अगर मतलब एम्पायर जो है वो सस्टेन नहीं कर सकता अगर वहाँ का इकोनॉमी वीक है। तो यहाँ ये चीज भी देखने को मिलता है। अभी हमने क्या देखा है कि जो किंग्स हैं, ये किंग्स वगैरह को अभी क्या चल रहा है यहाँ पे, यहाँ पूरा का पूरा फ्यूडल सिस्टम चल रहा है, फ्यूडलिज्म चल रहा है, सामंतवाद। तो यहाँ पे सैलरी अभी भी कैश वगैरह में नहीं दिया जा रहा है। सैलरी कैसे दिया जा रहा है, लैंड ग्रांट्स वगैरह दे दिया जा रहा है कि तुम मंत्री हो तो तुमको इस जगह का एरिया का लैंड ग्रांट दे देते थे, इस तरीके से चल रहा है। इकोनॉमी बहुत ज़्यादा पावरफुल अभी भी नहीं है क्योंकि फ्रैगमेंटेड है। तो जिसकी वजह से अगर इकोनॉमी कमज़ोर है तो वहाँ का, अगर एम्पायर कमज़ोर है तो इकोनॉमी कमज़ोर होगा, अगर इकोनॉमी कमज़ोर है तो वहाँ का एम्पायर कमज़ोर होगा। ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है। क्लियर है। तो अब क्या है, इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा है, इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स होने की वजह से क्या है, एम्पायर बहुत ज़्यादा वीक है। एम्पायर अगर वीक है तो इसका मतलब वहाँ का इकोनॉमी भी वीक होगा। वीक इकोनॉमी है इसका मतलब उनके पास आर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा होगा। आर्मी छोटा होने के साथ साथ इकोनॉमी वीक है, इसका मतलब क्या, वो जो वॉर लड़ेंगे वो वॉर लड़ने का तरीका क्या होगा, बहुत ही पुराना होगा, ट्रेडिशनल मेथड्स होगा, मॉडर्न इक्विप्ड मेथड्स नहीं होगा, टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं होगा। तो ये एक मेजर रीजन था। और इसके साथ साथ अगर हम लोग देखें जो ये मोहम्मद गौरी वाला रीजन जो अभी हम लोग सारा देखें, तो ये सबको ये देखा जाए तो ये एक मेजर रोल प्ले करता है। फिर उसके बाद सोशियो कल्चरल अगर रीजन अगर हम लोग देखें, तो जो सोसाइटी था यहाँ का, ये सोसाइटी कैसा था, बहुत ही ऑर्थोडॉक्स या रिजिड सोसाइटी था। ऑर्थोडॉक्स या रिजिड सोसाइटी होने की वजह से क्या दिक्कत था, जैसे देख लो, इंडियन सोसाइटी जो खास करके जो राजपूत किंगडम्स वाला था ना, यहाँ ऑर्थोडॉक्स या रिजिड होने का मतलब है कि पुराने परंपरा वगैरह पे बहुत ज्यादा चलता था। जैसे जो राजपूत से या फिर मतलब जो सपोज कर लो जो क्षत्रिय वर्ग है केवल वही सेना में जाएगा। अब केवल अगर क्षत्रिय वर्ग ही सेना में जा रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो मतलब ये मानो चार वर्ग हैं, अब चार में से केवल एक ही वर्ग के ही लोग अगर सेना में जाएंगे तो बाकी तीन में जो एलिजिबल हैं वो भी नहीं जा पा रहे। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, खास करके दो में जो एलिजिबल है वो तो बिल्कुल ही नहीं जा रहे। तो उसकी वजह से अब क्या हो रहा है, कास्ट रिजिडिटी या सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होने की वजह से जो मिलिट्री रिक्रूटमेंट है वो बहुत हद तक कास्ट बेस्ड वगैरह हो जा रहा है। मतलब बहुत बड़ा एक स्टैंडिंग आर्मी नहीं इम्पैक्ट हो पा रहा है क्योंकि एक ही घर से बहुत सारे लोग भी ऐसा नहीं है कि सबके सब वॉर वगैरह में जाना चाह रहे हैं। मतलब इस तरीके का रीजन था कि जो सिलेक्शन होता है ना, मेरिट बेसिस पे नहीं था, वो कास्ट बेसिस वगैरह पे था। तो ये एक रोल प्ले करता है जो कि वहां पे हम लोग को जो मोहम्मद गौरी का जो आर्मी था उसमें हम लोग को ये चीज देखने को नहीं मिलता है। क्लियर है। उसके बाद फिर एक जो बहुत और इम्पोर्टेंट रीजन जो है, जो किंग्स थे, जो राजपूत किंग्स थे, वो बहुत ज्यादा जो है क्षत्रिय धर्म या राजधर्म ये सब में जो ड्यूटी बॉन्ड होता है, मतलब कि ये जैसे नहीं बोलते कि ये तो क्षत्रिय धर्म है या ये राजधर्म है, इन चीज को बहुत ही ज्यादा ऑबे करते थे, अनएथिकल प्रैक्टिसेस जो है वो नहीं करते थे। जबकि जो मोहम्मद गौरी का जो सेना था या जो टर्किश आर्मी था, तुर्कमेनिस्तान का आर्मी था, या पूरे सेंट्रल एशिया का अगर हम लोग आर्मी का बात करें, तो उनके साथ क्या होता था कि रेगुलर बेसिस पे आपस में वॉर कर रहे थे, तो यहाँ पे साम दाम दंड भेद चलता था कि बस युद्ध जीतने से मतलब है, हम कैसे भी जीते इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट इनके साथ था कि नहीं, मतलब कुछ रूल रेगुलेशन है, उन चीजों को फॉलो करना है। रूल रेगुलेशन क्या, जैसे सपोज कर लो कि रात का टाइम है तो रात में हम लोग सोते हुए लोगों को अटैक नहीं करेंगे, ये मतलब राजपूत किंगडम्स के जो लोग थे उनका मतलब राजधर्म बोल सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके का था कि रात में अटैक नहीं करेंगे, सोते हुए लोगों को अटैक नहीं करेंगे। क्लियर है। और अगर युद्ध में चले गए तो मर क्यों ना जाए लेकिन वापस नहीं आएंगे, मतलब इस टाइप का था। जबकि मतलब जैसे होता है ना कि अगर युद्ध में जा रहे, अभी लग रहा है सिचुएशन खराब है, तो थोड़ा दो कदम पीछे लिए उसके बाद न्यू स्ट्रेटजी के साथ वापस अटैक किए।
तो इनका वैसा नहीं था कि अगर युद्ध में गए हैं तो सर कटा करके ही आएँगे वापस, मतलब ऐसे भाग करके नहीं आएँगे, वो जो है मतलब डिसऑनर कहलाएगा। मतलब इन इस टाइप का कुछ-कुछ चीज़ था, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाते थे। क्लियर है? तो ये एक मेजर ड्रॉबैक था। फिर और अगर हम लोग कुछ देखें तो ये जो टर्किश आर्मी था, इन लोग जो बो यूज़ करते थे, जो धनुष यूज़ करते थे, वो कंपोज़िट बो होता था। कंपोज़िट बो क्या होता था, सिंगल मटेरियल का नहीं बना हुआ रहता था। मल्टीपल मटेरियल्स का बना हुआ रहता था और जिसका रेंज जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता था, पावर भी बहुत ज़्यादा होता था। तो ये इन चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा आगे टेक्निकली एडवांस थे। क्लियर है? उसके बाद फिर एक चीज़ और जो मोहम्मद गौरी का आर्मी या जो सेंट्रल एशिया का आर्मी करता था, वो क्या करता था कि जैसे सपोज़ कर लो यहाँ पे ये एक आर्मी ए है और ये एक आर्मी बी है। इन दोनों में जब युद्ध हो जाए तो अब क्या होता है, ए जो है वो सडन इस तरीके से पैनिक क्रिएट करता था और भागना स्टार्ट करता था। क्लियर है? अब ये जब पैनिक क्रिएट करके भागना स्टार्ट करता था तो ये जो बी आर्मी है, जो राजपूत किंगडम का आर्मी है, इसको क्या लगता था कि ये ए आर्मी जो है इन लोग तो हार रहा है और भाग रहा है। तो इन लोग का जो डिसिप्लिन होता था वो कहीं न कहीं थोड़ा टूट जाता था और इन लोग के पीछे जाते थे। क्लियर है? और फिर बाद में उन लोग क्या करते थे कि मतलब वो जो डिसिप्लिन इन लोग का टूटता था उसका फ़ायदा उठा करके मतलब ये इधर से रिट्रीट मतलब करके मतलब इधर अलग एक इनका सोल्जर्स वगैरह रहता था और उससे फिर ये अटैक करते थे। क्लियर है? तो इस तरीके का वो खेल करते थे, मतलब साइकोलॉजिकल लेवल पे मतलब जो है एक तरीके से ये बैटल वगैरह होता था। क्लियर है? तो ये चीज़ ध्यान में रखना, ये बहुत ही फ़ेमस टैक्टिक था मोहम्मद गौरी का, जो पृथ्वीराज चौहान को सेकंड बैटल ऑफ तराइन में हराने में हेल्पफुल होता है, जो 1192 में लड़ा गया था। तो ये सब चीज़ तो हम लोग देख लिए कि ये कुछ-कुछ फ़ेमस रीज़न था। फिर फ्यूडलिज़्म की वज़ह से इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा वीक था, ये हम लोग देख लिए। दूसरा एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट रीज़न है कि जो इंडियन किंग्स जो थे, वो जो लड़ रहे थे, वो केवल और केवल अपना रक्षा करने के लिए लड़ रहे थे। बट ये जो मोहम्मद गौरी का एम्पायर था, ये क्यों लड़ रहा था? ये अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ख्वाज़नी एम्पायर जो है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। एक तो सर्वाइवल के लिए लड़ रहा था ये घुरिद एम्पायर, और दूसरा रीज़न क्या था सर्वाइवल के साथ-साथ इस्लामिक एक्सपेंशन, कि इन लोग का मोटिवेशन क्या था कि अपना धर्म का प्रचार-प्रसार करना, अपने धर्म को बढ़ाना है। क्लियर है? तो इस तरीके का वो था जो एक मोटिवेशन क्रिएट करता था, जो इंडियन जो राजपूत किंगडम्स थे उनके पास ये मोटिवेशन देखने को नहीं मिलता है। तो अगर मेंस में ऐसा क्वेश्चन आए कि राजपूत किंग्स जो है उनका क्यों मतलब ऐसा लॉस होता है, या क्यों मोहम्मद गौरी या जो इस्लामिक इन्वेजन्स है वो इतने, या सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के जो इन्वेजन्स है वो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं इंडियंस के खिलाफ, तो उसके पीछे हम लोग ये कुछ-कुछ आंसर्स या पॉइंट्स लिख सकते हैं। ये दिल्ली सल्तनत के टाइम। आगे जब बाबर आएगा तो उसके टाइम फिर हम लोग और कुछ-कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी या स्ट्रैटेजी देखेंगे। बट दिल्ली सल्तनत के टाइम होने का रीज़न जो था वो यही सब था। अब जो है यहाँ तक क्लियर है सबको? अब एक बात बताओ, ये स्लेव डायनेस्टी और जो खिलजी डायनेस्टी है वो मैं अभी